हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान बीज। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी। और हमारे पास में आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि पार्ट 3 हमारा किसका है? फंडामेंटल राइट्स का। तो हम सबसे पहले जानेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं और क्यों लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को ही क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। किसको? फंडामेंटल राइट्स को। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि मैग्ना कार्ट अगर एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन में कि कौन से पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स मतलब कि पार्ट 3 को बोलते हैं। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि फंडामेंटल ये लिए कहां से गए हैं। तो ये लिए गए हैं बिल ऑफ राइट्स से। अब ये बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स है जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो ये कहां से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? बेसिकली अमेरिका से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्यों लिए गए हैं, इसका रीजन हम जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं मानव को एक पावर देने के लिए या उसको एक फ्रीडम देने के लिए कि आप ये चीजें कर सकते हो, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब ये बिल ऑफ राइट्स से तो लिए, पर कब लिए और कैसे लिए ये भी जानते हैं। तो 1931 के अंदर क्या हुआ था? कराची के अंदर एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अधिवेशन आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, मीटिंग हुई थी किसकी? कांग्रेस के साथ में। ठीक, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जी थे। ठीक, तो यहां से हमने 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमने कराची अधिवेशन से ये बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स हमने लिए थे। अब हमें पता चल गया फंडामेंटल राइट्स हमने क्यों लिए हैं, क्या होते हैं, कहां से लिए हैं और कब लिए हैं। अब एक चीज और जानते हैं इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले कि फंडामेंटल राइट्स का स्वभाव मतलब कि नेचर कैसा होता है, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि नेचर क्या है तो हम क्या करेंगे। तो इसका नेचर होता है नेगेटिव। ठीक है, ये अब एक बेसिक जो था हमारा वो हमने यहाँ पर देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक है और क्या क्या बोला जाता है, कहाँ से लिए गए हैं, कब लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं। ये सब चीजें हमें पता चल गई है। अब एक चीज और जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या जस्टिसेबल हैं। तो हम कहेंगे यस, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर किसी भी मनुष्य या किसी भी मानव का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो उसके ऊपर कोर्ट कोर्ट पर केस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका राइट हमारा आंसर होगा यस, कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं नेचर में? तो नेगेटिव होते हैं, बट वो राज्य के विरुद्ध पावर देते हैं एक इंसान को, जो कि उसको बनाता है, फंडामेंटल राइट्स को बनाता है कैसा? जस्टिसेबल। तो ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक हो गया कि हमें पता चल गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, उनका नेचर क्या है, वो जस्टिसेबल हैं नहीं है, ये सब हमें समझ आ गया। अब हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं अब हम इसका। पार्ट 3, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, इसके अंदर क्या होता है संविधान के बाद? ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया, इंस्पायर्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स।
एनफोर्सेबल ऑफ कोर्ट्स होते हैं। अब हाँ, एनफोर्सेबल ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं थोड़ा सा। इसका कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी संरक्षण या उनकी सुरक्षा की जाती है, किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा। अब आ जाते हैं कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। एस्टेब्लिश पॉलिटिकल फ्रीडम एंड लिमिट, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, शील्ड अगेंस्ट आर्बिट्री लॉज, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम स्टेट ओवर रीच, मतलब कि राज्य के मनमाने कानूनों से नागरिक को सुरक्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अलग वर्ड्स में बताया कि भाई राज्य के विरुद्ध नकारात्मक वो देखे और पावर ज्यादा दे दी, इस तरह से बताया। ह्यूमन डिग्निटी, व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं समानता सुनिश्चित करना। इंश्योर इक्वेलिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब कि हर एक बंदे के पास में उसकी एक इक्वेलिटी होगी और इंडिविजुअल फ्रीडम होगी। मतलब जैसे मैं हूं, मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, किसी भी स्टेट में जा सकता हूँ, मेरे पास में भी वही अधिकार हैं जो मेरे किसी और पर्सन के सामने होंगे या किसी और पर्सन के पास में होंगे। अब चलते हैं आगे, आर्टिकल 12 और 13 पर फाउंडेशन। अब हम थोड़ा सा पहले समझते हैं चीज को, क्या चीजें हैं। तो हम इसको पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज के पार्ट में हम सिर्फ आर्टिकल नंबर 18 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। डिटेल में ये भी पढ़ेंगे बट वो थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि और फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, जिससे हमें वो दिमाग में बैठे। क्योंकि अगर ज्यादा आर्टिकल एक साथ पढ़ेंगे तो हम भूल सकते हैं, तो हमें याद करते हुए चलना है। हमारा मेन वही है कि भाई याद करते हुए चले हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल नंबर 12 का नाम है राज्य की परिभाषा, मतलब कि स्टेट की डेफिनेशन। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या है? इसमें केंद्र व राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा अन्य प्राधिकरण शामिल है। मतलब कि इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है पूरे के पूरे जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट हैं उसको। यूनियन, यूनियन पूरा का पूरा मतलब देश का एक संघ। ठीक, लेजिस्लेचर, पंचायत, म्युनिसिपल पार्टीज और नॉन स्टेटरी अथॉरिटीज जैसे एलआईसी होगी, इन सबको हम शामिल करते हैं। तो इन सबको मिलाकर एक स्टेट बनता है जिसे हम बोलते हैं राज्य की परिभाषा। ये आर्टिकल 12 के अंदर आ जाता है। हमारा जो इंडिया है वो एक स्टेट है, हम ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूनियन भी है, स्टेट्स भी हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी हैं और लेजिस्लेचर भी है, पंचायत भी है, म्युनिसिपल पार्टीज भी है, कोऑपरेशन, ये सब भी है। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 12। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 13 पर। आर्टिकल नंबर 13 पर हमारा आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि न्यायिक समीक्षा। अब ये कहता क्या है? ये बोलता है कि अगर किसी, कोई भी सरकार किसी भी फंडामेंटल राइट्स को लेके या किसी भी कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जिस जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है थोड़ा सा भी, तो जो भी कोर्ट है वो उसको रद्द कर सकता है, मतलब कि उसको खत्म कर सकता है। जैसे हम पढ़ लेते हैं इसमें, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों शून्य घोषित होंगी। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी अगर विधि सरकार बनाती है और वो अगेंस्ट जा रही है फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको कोर्ट क्या करेगा? ऑटोमेटिकली रद्द कर देगा, मतलब जीरो कर देगा। डिक्लेयर्स एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स एज नल एंड वॉइड, एम्पावर्स जुडिशरी अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, इन दो आर्टिकल के तहत। अब ये आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे तो आगे बताऊंगा इनके बारे में अच्छी तरह से, डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था, जब रिलेट कर सकते हैं हम यहाँ। अब आर्टिकल 13 के अंदर ही हमारे पास में आ जाते हैं लीगल डॉक्ट्राइन्स। डॉक्ट्राइन क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, इनकंसिस्टेंट लॉज शेडोड,
ये हमें याद रख लेना है कि ये जो दो डॉक्ट्राइन मैं बता रहा हूं ये हमारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल 13 के अंदर आते हैं। और डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी, सर्वेबिलिटी मतलब हो रहा है इनवैलिड पार्ट सर्व्ड, मतलब कि हमने जैसे यहाँ बताया ना अभी कि एक लॉ बना दिया गया बट वो इनवैलिड है। वो जो भी हमारा जुडिशियल सर्विस जुडिशियली है वो मतलब उन्होंने खत्म कर दिया है, मतलब उन्होंने जीरो कर दिया तो वो तो इनवैलिड हो गया ना। तो ये हो गया हमारा खत्म आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18। जल्दी जल्दी समझते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को। आज शॉर्ट ही रखेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डालेंगे। आर्टिकल 14। अच्छा अच्छा, इससे भी पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है, जैसे मैं बताना भूल गया आपको। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। तो हम इस पार्ट वाइज चलेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं कितने पार्ट्स में, मतलब आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं 7 पार्ट्स के अंदर। अब उन 7 पार्ट्स के अंदर सबसे पहला पार्ट है हमारा समानता, मतलब कि इक्वालिटी। तो आज हम पहला ही पार्ट पढ़ेंगे, फिर कल हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड करके 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियो में भी खत्म करेंगे, या फिर हर एक पार्ट का अलग सेपरेट वीडियो रखेंगे। जैसे आज हम पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी, कल हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की अधिकार अधिकार जो कि कितने से कितने तक होते हैं, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक होते हैं। फिर इसी तरह से चलेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधि की समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। इसके अंदर हमें इतना ही याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे तो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि किसी भी कोई भी एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो होगी उसके थ्रू हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, नहीं तो सबके पास में इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट होगा सबको, और सबके लिए जितना भी लॉ है वो सब, जो भी कानून है कायदा कानून सब इक्वल है उनके लिए। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 15, ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट, इसको हम नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि किस किस चीज को लेके, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या वो किस भी जाति का है, इन सब चीजों पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो नागरिक हो। तो कोई भी क्या नहीं करेगा, इसके अंदर भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरी चीज इसी के अंदर हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 के अंदर ही हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि सरकार बच्चे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए या फिर महिलाओं के लिए क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है, अपना अलग से कानून बना सकती है। ठीक है, तो वो आर्टिकल नंबर 15 के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी इकोनॉमिकली पिछड़े वर्ग के हो जाते हैं लोग, उन सब के लिए भी सरकार क्या कर सकती है, सहायता का प्रावधान कर सकती है। और SC ST OBC जो भी होते हैं उनके लिए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको वहां पर रिजर्वेशन दे सकती है। ठीक, और EWS के लिए अलग से 10% का आरक्षण दिया जाता है, मतलब कि 10% का आरक्षण दिया जाता है किसके लिए, EWS के लिए। तो ये हमारे होंगे पॉइंट्स जो कि हमें याद करने हैं और हमें लिख भी लेने हैं आर्टिकल 15 के अंदर। तो ये हमें याद करते हुए चलना है और लिखते हुए भी चलना है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 16, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स मेरे हिसाब से तो पूरे ही इंपॉर्टेंट है, सब याद रखें तो ज्यादा बेटर है, बट फिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट हम इनको बोल सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 16 के अंदर ये बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का निकलता है, वैकेंसी निकलती है, तो चाहे वो SC हो चाहे वो ST हो चाहे वो OBC हो चाहे वो EWS हो,
सब एलिजिबल हैं उनको भरने के लिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज से हमें ये समझ में आ गया कि इक्वलिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, किसके बारे में, जॉब्स के बारे में। अब क्या होता है इसके अंदर, एक पॉइंट और हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ना हम कभी भी वो नहीं रखेंगे, इस इसके अंदर क्या होगा, सरकार किसी भी निवास पर, मतलब कोई भी कहीं जहां पर भी रहता है उसके हिसाब से भी वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये होगा कि क्या ईडब्ल्यूएस को, वो मतलब SC ST को, OBC को क्या रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन के लिए भी? तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमें कोई भी प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा तो किसके लिए, जॉब्स के लिए। और ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा, 10%, इसके अंदर भी 10% ही मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 17 पर। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है हमारा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत एवं दंडनीय अपराध। इसमें क्या होता है हमारा, जिस जैसे पहले हुआ करता था कि छुआछूत की बीमारी बोल देते थे जिसको, या जो लोअर कास्ट होते थे उनसे लोग अपने घर पे बैठाना उनको पसंद नहीं करते थे, उनको खिलाना पिलाना पसंद नहीं करते थे। तो यही होता था छुआछूत। ठीक है, तो सरकार या कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा और छुआछूत का अंत किया जाता है इस वाले आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 18 पर, जो कि हमारा आज का लास्ट आर्टिकल होगा। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब टाइटल्स, मतलब कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि उपाधियों का अंत। अब उपाधि कौन कौन दे सकता है, जब उपाधि खत्म कर दी, जैसे पहले लगा लेते थे ना राजा अधिराज, तो वो अब नहीं लगा सकते, वो खत्म हो गया। पहले आर्टिकल पहले उपाधि अपने आप को अपने आप दे सकते थे। अभी मैं कहने लगूं राजा अधिराज फॉर सोनी, तो ये नहीं हो सकता। तो अगर मेरे पास में कोई भी उपाधि होगी तो या तो वो सिर्फ मिलिट्री दे सकती है या फिर मेरे एकेडमिक्स, मतलब कि मेरे विद्या संबंधी छोड़कर, जैसे मेरा स्कूल हो गया या मेरा कॉलेज हो गया, ये सब मुझे क्या दे सकते हैं, एक उपाधि दे सकते हैं। तो यहाँ आज हम करते हैं खत्म इस वीडियो का। राइट ऑफ इक्वलिटी हमने पढ़ लिया है पूरा, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब अगली वीडियो हमारी कल की होगी, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक, जो कि होगा स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर सबसे लास्ट में जब हमारे ये साथ के साथ खत्म हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको याद करने के लिए कि इसको किस तरह से याद करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।